डन। तो यार हमने लास्ट क्लास में अपना स्टार्ट कर दिया था रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स, और हमने कुछ 10 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। पैरेलल प्लेन मिरर्स तक हमने डिस्कस कर लिया था। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग लिख लो, इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स, याद रखो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11 है, इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। यार हमने इतना तो डिस्कस कर ही लिया था कि अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है तो एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं और वो पैरेलली प्लेस्ड है तो इनफाइनाइट इमेजेस मिलेगी और उनके बीच का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अब हमारा टारगेट क्या है कि भैया हमारे पास दो प्लेन मिरर्स तो हैं, लेकिन अब वो पैरेलल प्लेस्ड नहीं है, वो किसी ना किसी एक एंगल पे प्लेस्ड है। तो ये मिरर M1, ये दूसरा मिरर M2, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ये एंगल थीटा। और मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, मेरे को चेक करना है कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस मिलेगी। तो लिखो सबसे पहली कंडीशन कि यार सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे एन की वैल्यू। जहां पे एन क्या होता है, एन होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जो भी आपको ये एंगल गिवन हो, पहला केस। उसके बाद आप चेक करोगे कि ये जो एन की वैल्यू आ रही है वो ऑड आ रही है या इवन आ रही है। तो सपोज मैंने पहला केस ले लिया कि ये एन की वैल्यू इवन आ रही है। एग्जाम्पल, भैया सपोज थीटा की वैल्यू ले लो 60 डिग्री। तो अगर मैं 360 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को? 6। 6। तो भैया हमारे पास आंसर 6 आएगा, तो मतलब ये हो गई इवन वैल्यू। तो जब भी आपके पास एन की वैल्यू इवन आ रही है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा n-1 मिले बनेगी। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि दो प्लेन मिरर्स हैं, 60 डिग्री के एंगल पे है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस मिलेगी? तो आप कहोगे इस 5। ऑब्जेक्ट की 5 इमेजेस मिलेगी। पहला केस बिल्कुल क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. केस सेकंड केस भी बिल्कुल सिंपल, कि भाई सपोज हमने एन कैलकुलेट किया और अब की बार एन की वैल्यू ऑड आ गई है। तो इस केस में आपके पास अगेन दो आ जाएंगे आंसर्स। क्या? या तो आई की वैल्यू n-1 होगी, या फिर आई की वैल्यू n के बराबर होगी। लेकिन ये कंडीशन लगेगी कब? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, अभी वो भी समझाऊंगा क्या होता है वो। और दूसरा केस जब हमारे पास ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्री मतलब कि भैया हमारे पास दो इक्वल रीजन या इक्वल साइड्स ऐसा कुछ आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, बिल्कुल बाइसेक्टर इस तरीके से। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एंगल के बाइसेक्टर पे प्लेस है तो भैया ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन सेम हो जाएंगे। तो इस केस में हम कहेंगे ये कंडीशन हो गई सिमेट्री की। तो अगर कभी भी सिमेट्री होगा तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? n-1। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस्ड है तो भैया ये तो फिर सिमेट्री नहीं बनी। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला एंगल बहुत छोटा और ये वाला एंगल बहुत बड़ा, सिमेट्री नहीं बनी। तो इस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डायरेक्टली n। हाँ या ना? Done, sir. Yes. एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि भैया ये एंगल है 120 डिग्री दो मिरर्स के बीच का। तो अगर अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 360 डिवाइडेड बाय 120। तो ये आ तीन गया इमेज हमारे पास 3। ऑड वाला केस आ गया, थर्ड सेकंड कैटेगरी में चले जाएंगे। अब मेरे को सपोज मेंशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरे को मेंशन नहीं है। तो मैं फिर दोनों आंसर्स लिखूंगा। मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी 2 और 3। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो 2, और अगर क्वेश्चन में मेंशन है असिमेट्रिकली तो तो 3। 3। डन। बचा लास्ट केस। लास्ट केस क्या होता है इसमें कि भाई सपोज n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीग्रल वैल्यू। राउंडिंग ऑफ वगैरह कुछ नहीं चलेगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि n की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी और मेरे पास 3.9 आई है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू लोगे। इंटीजर वैल्यू मतलब डेसिमल वाली वैल्यू को भूल जाओ। तो सिर्फ कितना लिखूंगा आंसर? 3। 3 लिखूंगा। राउंड ऑफ नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस या तो 3 बनेंगी या तो 4 बनेंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ आधी अधूरी इमेज बनेगी, नहीं, या तो 3 या तो 4। तो भैया चेक कर लो, ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी हो गई प्लेन मिरर की, दैट इज इंक्लाइन प्लेन मिरर की। उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कैलकुलेट की जाएंगी।
डन सर। डन सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसी पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है, आप भी चेक कर लो सॉल्व करने की। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्या कि भैया दो प्लेन मिरर्स है और उनके बीच का एंगल दे रखा है 90 डिग्री। मतलब दो प्लेन मिरर्स है और वो हमारे पास परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है इस तरीके से। तो आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। आपको नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। चलो बताओ। सर 3। 3 सर। भाई सर वेरी 3। गुड। तो सबसे पहले आपने n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 360 डिवाइडेड बाय 90, वो आ गया हमारे पास 4। ऑड है या इवन है? इवन है। तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 दैट इज 3, करेक्ट। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। यार सपोज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये दोनों मिरर क्या करेंगे? भैया ये मिरर M1 इसकी एक इमेज बना देगा, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। ये मिरर भी एक इमेज बना देगा, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया प्लेन मिरर्स जब पैरेलल प्लेस्ड होते हैं तो वो इमेजेस इनफाइनाइट कैसे बनाते हैं? क्योंकि एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए कैसा एक्ट करती है? ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है। तो इधर भी वही होगा। ये मेरा मिरर M1 क्या करेगा, ये इस इमेज की भी एक इमेज बनाने लगेगा। सिमिलरली मिरर M2 क्या करेगा, वो इस इमेज की भी एक इमेज बनाने लगेगा, और ये दोनों इमेज एक ही जगह पे ओवरलैप कर जाएगी। तो ये आपकी बनेगी I3। इस तरीके से टोटल I3 इमेजेस बनेगी। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखो। ये इमेजेस आपकी पूरी की पूरी, ये तीनों चारों चीजें आपकी एक सर्कल पे लाई करेगी। तो ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है कि जब हमने प्लेन मिरर्स 90 डिग्री पे लिए, तो जो इमेज है वो किस सरफेस पे फॉल डाउन कर रहे हैं, जब उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे। तो याद रखना वो हमेशा सर्कल पे बनेंगे। डन सर। डन। चलो, तो ये 90 डिग्री के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो भैया हमारा प्लेन मिरर हो गया है खत्म, बढ़ेंगे अब आगे स्फेरिकल मिरर्स पे। कर दूं स्टार्ट स्फेरिकल मिरर्स? यस यस सर। सर। चलो डन। देखो मैं रे डायग्राम्स नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आप बोलोगे तो रे डायग्राम्स भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि रे डायग्राम्स आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको काफी चीजें पता होगी रे डायग्राम्स के बारे में। भैया रे डायग्राम में क्या करना है, भैया हमने अज्यूम किया कि हमारे पास एक ग्लास का स्फेयर था, एक ग्लास बॉल थी हमारे पास। इस ग्लास बॉल को मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में तोड़ दिया, बीच में से कट कर दिया। अब बीच में से कट कर दिया और मेरे को मिरर बनाना है। मेरे को अगर मिरर बनाना है तो मिरर के लिए पता ही होगा आपको क्या करना होता है, एक साइड पेंट करना और पड़ता है, इसको एक इंक्लूड साइड किया सर। रिफ्लेक्टिंग करना पड़ता है। तो अगर मैं बाहर की साइड पेंट कर दूं और अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दूं, तो फिर ये कौन से टाइप का मिरर बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉनकेव। हमारे पास उनके कॉनकेव मिरर। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं अंदर वाला पार्ट पेंट कर दूं और बाहर वाला पार्ट, आउटर बल्जिंग पार्ट, इसको आउटर बल्जिंग कहते हैं, अगर आउटर बल्जिंग पार्ट मैं इसका रिफ्लेक्टिंग बना दूं, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा? कन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। मिरर बन जाएगा। कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम नेचर के हिसाब से क्या होता है? कॉनकेव का नेचर कैसा होता है? भैया याद रखो। डाइवर्जिंग। नहीं, कॉनकेव का नेचर कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेस को बेंड कराना। यस सर। डाइवर्जिंग होता है डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स का, का मतलब लाइट रेस को स्प्रेड कराना। अब मैं बार बार कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नहीं कहूंगा, मैं यही नाम दूंगा। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेस को बेंड कराना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा मिरर लाइट रेस को बेंड कराता है, तो आप कहोगे कॉनकेव। डाइवर्जिंग का मतलब होता है लाइट रेस को स्प्रेड कराना। तो अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कौन सा मिरर है जो लाइट रेस को स्प्रेड कराएगा, तो वो होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब छोटी छोटी चीजें आपको क्या क्या पता होनी चाहिए, आप ये चीज मेरे को चेक करके बताना। यार ये कुछ टर्म्स होते हैं, सारे टर्म्स यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूं, आप बता देना कोई भी बच्चा जिसको इस टर्म्स के बारे में ना पता हो, किसी भी एक टर्म के बारे में, तो फिर हम उसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे। किसी का माइक उस पे है, अनम्यूट है, उसको वो कर लो भैया। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। बस फिलहाल के लिए इतना ही काम हो जाएगा, इससे ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है।
हाँ भाई, कोई है ऐसा जिसको ये पांचों पॉइंट्स में किसी एक में भी डाउट हो? किसी ने नहीं बोला वैसे तो। यार सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है समझ लो, बाद में साइन कन्वेंशन में नहीं तो दिक्कत आएगी और फिर पिल जाओगे। यार ये एक सर्कल है, आपको हमेशा क्या याद रखना है कि चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आपको बस इतना ही याद रखना है कि भैया ये दोनों किसी एक स्फेयर से कट करके मैंने बनाए हैं। इतना याद रखना बस, माइंड में पिक्चर बना लेना। कॉनकेव मिरर मतलब ये भैया सर्कल का एक हिस्सा है, कॉन्वेक्स मिरर मतलब भैया ये भी एक सर्कल का हिस्सा है। तो अगर ये सर्कल है, स्फेयर है, तो इसका कुछ ना कुछ एक सेंटर पॉइंट होगा। तो ये सेंटर पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओ सेंटर सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर भैया अगर सेंटर है, सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये येलो लाइन, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? ये लाइन हमारी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको ये चीज पता होगी कि रेडियस सर्कल पे, सरकमफ्रेंस पे हमेशा कितना एंगल बनाती है? 90। 90। तो याद रखना, रेडियस मतलब आपका ये जो रेडियस है, ये एक तरीके से हमेशा नॉर्मल का काम करेगी। जब भी मैं आपको बोलूं कि एक कर्व्ड पार्ट के लिए, जैसे ये कर्व्ड है, इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे जो इसके सेंटर से आ रही होगी, क्योंकि सेंटर से कोई भी लाइन जब सर्कल पे पड़ती है तो वो रेडियस बनती है और वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। Done. यस सर। बाद मेरे को इस थर्ड वाले पॉइंट पे बताओ। थर्ड वाले पॉइंट को चलो लास्ट में डिस्कस करेंगे। पोल बताओ, पोल क्या होता है? सर द मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर। वेरी गुड। जो आपने स्फेयर को कट करके मिरर बनाया, अब इस ये जो कर्व वाला मिरर है, इस कर्व पार्ट का सेंटर पॉइंट, ये हमारा पोल कहलाता है। और फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो भैया पोल को लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हो, सीधी सीधी बात, एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस है। बस। अब आ जाओ भैया थर्ड वाले पॉइंट पे, फोकस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कहा कि अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब मेरे को बताओ फोकस या फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और फोकस क्या होता है? सर जहाँ से रेज मीट करती हैं। वेरी गुड। फोकस की डेफिनेशन यही बोलनी है, यही माइंड में याद रखनी है, और कुछ याद मत रखना। भैया हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सपोज ये मैंने कोई एक स्फेरिकल मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर, इसकी आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब सपोज कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा कहलाएगा फोकस। यही चीज आप उल्टा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कि अगर फोकस से कोई लाइट रे निकले, तो वो फोकस से लाइट रे अगर कोई निकलेगी तो निकलने के बाद वो क्या बन जाएगी? निकलने के बाद वो पैरेलल बन जाएगी। तो वाइसा वर्सा दोनों चीजें वैलिड हैं, कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस पे मिलेगी, कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। यही सेम डायग्राम आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ड्रॉ कर दोगे। तो मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं साइन कन्वेंशन भी एक साथ आपको समझा सकूं। कि भैया ये लाइट रे आई पैरेलल, इस कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया? लाइट रे को फैला दिया, स्प्रेड करा दिया। तो जब मैं इन लाइट रेस को जो स्प्रेड हुई हैं इनको मर्ज कराऊंगा तो ये एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। लेकिन क्या ये एक्चुअल में मिल रही हैं? नहीं, ये मैंने इमेजिनरी ड्रॉ किया है। तो जो ये इमेजिनरी ड्रॉ किया है तो ये क्या बनेगा? इमेजिनरी। अब मेरे को बताओ, अब हम किसके बारे में डील करेंगे? अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में डील करेंगे। साइन कन्वेंशन, यस सर। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस हमारा होता है फोकल लेंथ, पोल से लेके फोकस का। लेकिन अब मैं जो भी डिस्टेंस मेजर करूंगा वो कौन से पॉइंट से मेजर करने पड़ेंगे मेरे को? क्या मेरे को फोकस से करने हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करने हैं, या पोल से करने हैं? पोल से करने हैं। तो मुझे साइन कन्वेंशन से बस इतना इतना देख लो। साइन कन्वेंशन का मतलब राइट हैंड साइड, ऊपर वाला साइड पॉजिटिव पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड्स नेगेटिव नेगेटिव। तो मेरे को आप ये बताओ, इस ऊपर वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये जो मैंने डायग्राम 1 बनाया है, डायग्राम 1 के अकॉर्डिंग मेरी कौन कौन सी चीज नेगेटिव होनी चाहिए और कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होनी चाहिए? सर फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप एक चीज देखो, मेरे पोल से जो फोकस आ रहा है वो लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है?
सब लेफ्ट में लेफ्ट में मतलब आपका पोल आपको हमेशा ओरिजिन मानना है। ये जो आपका ये लाइन डॉट देख लो, ये डॉट आपको हमेशा पोल माननी है। तो मैं कह रहा हूं भैया पोल के लेफ्ट हैंड साइड फोकस आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड चलेगा तो क्या जाएगा, ये नेगेटिव। नेगेटिव। सिमिलरली इसका सेंटर किधर आएगा, ये सर्कल किधर बनाएगा, ये सर्कल लेफ्ट हैंड साइड में बनाएगा। तो अगर ये सर्कल लेफ्ट हैंड साइड में बनाएगा तो उसका सेंटर भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो रेडियस भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो क्या लेना है, नेगेटिव। और आपको ये बात पता होगी कि मिरर्स के लिए फोकल हमेशा कितना होता है, r/2 होता है। r/2। लेकिन देखो इतने टाइम से बढ़ा रहा हूँ और हर बैच में ये दिक्कत आती है। मैं इसको अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसे स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ आप मिरर्स में लगाना। अगर आपने इसको लेंस में लगा दिया तो भैया पिल जाओगे, मार खा जाओगे। इसको लेंस में नहीं लगाना गलती से भी, ठीक है। यस यस सर। अब मेरे को इमेज डिस्टेंस बता दो। इमेज बनेगी फोकस पे, तो फोकस नेगेटिव है तो इमेज भी नेगेटिव। लाइट रे कहां से ट्रेवल करती आ रही है, लेफ्ट से या राइट में, लेफ्ट से आ रही है ना चलती चलती, तो भैया ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं तो मेरे को सेकंड वाले केस के लिए यही सेम चीजें फिर से बता दो। फोकल पॉजिटिव। क्या बात है, सबने पहले फोकल लेंथ को पकड़ लिया है। फोकल लेंथ पॉजिटिव भैया पोल के राइट हैंड साइड आ रहा है, बिल्कुल सही। रेडियस रेडियस भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका सर्कल बनेगा राइट साइड में, जब इसका सर्कल राइट हैंड साइड में बनेगा तो पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस, फोकस पे इमेज बन रही है क्योंकि सारी लाइट वहीं मिल रही है तो पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। तो बस इतना याद रख लो कि क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। डन डन डन, यहां तक कंप्लीट कर डालो। डन सर। चलो भैया बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें हो गई हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे। यार आपने ये भी पढ़ रखा होगा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला रे डायग्राम्स में अभी नहीं करा रहा हूँ, वो एज अ होमवर्क आपके लिए ही रहेगा। मैं बस मेन मेन चीजें डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इन पे ध्यान देते रहना। चलो मिरर फॉर्मूला होता है भैया 1/v + 1/u = 1/f। मतलब मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन सबके बीच का रिलेशन है। वेयरएज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर मिरर के केस में ये होता है -v/u। यस -v/u। अब आपको क्या याद रखना है, रे ऑप्टिक्स में, इस पूरे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में चाहे मैं कोई भी फॉर्मूला क्यों ना लिख दूं, भाई ध्यान देना इस लाइन पे, मैं रे ऑप्टिक्स में चाहे कोई भी फॉर्मूला क्यों ना लिख दूं, इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले में जो भी आप वैल्यू रखोगे वो आप साइन के साथ रखोगे। एच आई की वैल्यू, एच ओ की वैल्यू, जैसे -v/u है, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई माइनस साइन तो पहले ही लगा रखा है तो मतलब v और u का साइन नहीं लिखना। गलत, माइनस साइन के होते होते हुए भी आप v और u का साइन रखोगे। लेकिन बस एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है, जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो कभी उसका साइन मत रखना। आई रिपीट, जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका साइन कभी मत रखना, उसका साइन फाइनल आंसर में आने देना, और फाइनल आंसर में जो उसका साइन आएगा उसके हिसाब से आप डिस्कस करना कि भैया ये क्या हो रहा है हमारे पूरे आंसर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे रैंडमली डिस्कस कर रहा हूं, सपोज मैंने फोकल लेंथ दिया आपको किसी भी एक क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर का, मैंने कहा एक कॉनकेव मिरर है, मैंने उसका फोकल लेंथ आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, और मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो जब आप ये सारी वैल्यूज मिरर फॉर्मूले में रखोगे तो मेरे को बताओ मिरर फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज कैसे कैसे रखनी चाहिए मेरे को, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव। वेरी गुड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप देखो मेरे को पहले से आंसर पता है, मेरे को पहले से पता है इमेज कहां बनेगी, लेकिन फिर भी मैंने v का साइन नहीं रखा। क्यों नहीं रखा v का साइन, क्योंकि v मैं इंटरेस्टेड हूं कैलकुलेट करने में, तो मैं आंसर में चेक करूंगा क्या हो रहा है।
तो जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका आंसर आ रहा है v इक्वल्स टू -20। -20 का मतलब कि इमेज कहाँ बनी है? लेफ्ट वेरी गुड। साइड तो अगर कॉनकेव मिरर के लिए, ध्यान दो, अगर कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज भी यहीं बन रही है, तो ये किस टाइप की इमेज है? सॉरी, ये किस टाइप की इमेज है? रियल है या वर्चुअल है? Real. रियल वेरी गुड। तो आपको अब क्या याद रखना है मिरर के केसेस में? ये बस एग्जांपल उसी चीज को समझाने के लिए दिया था कि अगर कभी भी आपका v नेगेटिव आ जाए, या इस एग्जांपल को रब कर देता हूं और सही से लिख देता हूं ताकि आप एक साथ नोट डाउन कर सको ये सब चीजों को, कि अगर आपका v कभी भी नेगेटिव आ जाए तो मतलब आप कहोगे कि इमेज मेरे पास बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। सिमिलरली अगर v पॉजिटिव आ जाए तो मतलब हमारे पास इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड Virtual इरेक्ट। and बढ़िया। अब इसी के बेसिस पे पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर इसी के बेसिस पे मैग्निफिकेशन पे डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के लाएंगे मैग्निफिकेशन से। डन सर डन, चलो डन सर बहुत बढ़िया। तो आ जाओ मैग्निफिकेशन पे और देखो मैग्निफिकेशन पे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। भैया मैग्निफिकेशन पे सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप चेक करोगे सिर्फ उसकी वैल्यू, तो मैं मॉड लिख रहा हूं, मॉड का मतलब समझ जाना, सिर्फ वैल्यू, साइन वगैरह कुछ नहीं देखना, सिर्फ वैल्यू देखनी है। अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो मतलब आप कहोगे कि इमेज मेरे पास सेम साइज की आई है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारे पास इमेज कैसी होगी? इनलार्ज होगी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारे पास इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी। फिर आप साइन देखोगे, अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है तो आप कहोगे कि भैया इमेज बन रही है रियल एंड इनवर्टेड। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहोगे कि भैया ये बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सबसे अच्छी बात क्या है, इधर ध्यान दो, ये तो हमें फिर भी कंफ्यूज करेगा, इमेज पॉजिटिव नेगेटिव हमें फिर भी कंफ्यूज करेगा। क्यों कंफ्यूज करेगा? क्योंकि ये सिर्फ मिरर के लिए एप्लीकेबल है, लेंस में इसका उल्टा हो जाता है। लेंस में अगर वी पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वी नेगेटिव आ रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये पूरी की पूरी चीजें जो मैंने मैग्निफिकेशन के लिए बात करी है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों के लिए मतलब लेंस एज वेल एज मिरर्स, ये कॉन्सेप्ट आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। डन 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 डन। तो ऐसा करता हूं, पहले तो आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसके बेसिस पे, फिर आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं आपको समझ में भी आया या नहीं आया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूं, सपोज मैंने कहा मैग्निफिकेशन -2 है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ ये इमेज इनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज की है? सर डिमिनिश्ड लार्ज देखा, आधे बच्चों ने यही तरीका, आपका आंसर सही है, यही बच्चों ने गलती कर दी। मैंने मॉड लगाया हुआ है और अभी समझाया था मैंने मॉड का मतलब क्या है। मॉड का मतलब है कि आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देखोगे, साइन को नहीं देखोगे, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू 2 पकड़ो, माइनस साइन भूल जाओ, 2 चेक करो अब कौन से कंडीशन में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? भैया सेकंड कंडीशन में आ रहा है, 2 1 से बड़ा होता है, तो इमेज कैसी है? इनलार्ज है। उसके बाद पकड़ो साइन को, साइन मैंने देखा नेगेटिव है, तो ये जो इनलार्ज इमेज बनी है वो कैसी बनी है? वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। अब भैया रियल एंड इन्वर्टेड तो सिर्फ एक ही मिरर बनाता है, कौन सा मिरर बनाता है? सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बनाता है। तो देखो इससे मेरे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई, और जब मैं रे डायग्राम्स पढ़ा दूंगा या आप पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि आप है ना पोजीशन भी बता सकते हो कि मैग्निफिकेशन -2 मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा, आप ये भी बता सकते हो। तो जैसे मेरे को तो पता ही है तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, ये ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है? दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो एक मैग्निफिकेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये फायदा है मैग्निफिकेशन का। तो यहां तक नोट डाउन कर लो और चेक कर लो समझ में आया या नहीं आया। डन डन। अब No, चलो, sir. नहीं हाँ लिख लो दिवेश, लिख लो आराम से।
डन सर। डन। चलो, अब भैया हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, या क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कम से कम टाइम में सॉल्व करना आना चाहिए। कम से कम टाइम। तो आ जाओ पीछे। टाइम। यार अगर आप देखो, आपके पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एच आई बाई एच ओ माइनस वी बाई यू। इन दो फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले और डिराइव करेंगे, जो अगर आपको याद हो गए तो भैया आपके काफी क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपने ये फॉर्मूले याद नहीं रखे तो सॉल्व तो आपसे तब भी हो जाएगा, लेकिन बस दिक्कत क्या है, उसमें मेरे को मल्टीपल स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन एक टाइम टेकिंग हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। तो देखो दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे भैया। मैग्नी मिरर फॉर्मूले में क्या करो, मैं आपको बस एक डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं, नेक्स्ट आप खुद ही करोगे। मैं मिरर फॉर्मूले में क्या कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन को मैं v से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने इधर भी v से मल्टीप्लाई किया और इधर भी v से मल्टीप्लाई किया। तो मेरे को बताओ, जब मैं दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस v बाई यू इज इक्वल्स टू v बाई एफ। इस वन को इधर ले जाओ, तो मेरे पास हो जाएगा v बाई यू इज इक्वल्स टू v बाई एफ माइनस वन। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं, उल्टा कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, जिसको ज्यादा जो कन्वीनियंट लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो आंसर से मतलब है। तो मेरे पास आएगा ये 1 माइनस वी बाई एफ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू किसका फॉर्मूला होता था, सर तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो एफ माइनस वी बाई एफ। देखो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब भी मैं आपको फोकल लेंथ और इमेज इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन दूं और कोई तीसरी इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये पीछे लिख डालो ताकि आप एक साथ नोट डाउन कर सको। पीछे क्या लिखूंगा फॉर्मूला, एफ माइनस वी बाई एफ। ये फॉर्मूला कब आया, जब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, v से। अब मैं क्या कह रहा हूं, सेम स्टेप दोबारा रिपीट कर दो, लेकिन अब की बार पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करो, u से। फिर से मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, और मेरे को बताओ एक और फॉर्मूला आएगा f और u के टर्म्स में, तो वो फॉर्मूला क्या आ रहा है f और u के टर्म्स में। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। पूरी इक्वेशन को बस अब u से मल्टीप्लाई करना है। सर m that is equal to f upon f minus u। वेरी गुड। भैया इसको u से मल्टीप्लाई करेंगे, सब लोग स्टेप देख लो, फटाफट करते जा रहा हूं। ये बन जाएगा u बाई वी प्लस वन इज इक्वल्स टू u बाई एफ। तो u बाई वी की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस u बाई वी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी f माइनस u बाई यू, सॉरी बाई एफ। लेकिन मेरे को इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू है। तो जब मैंने इसको रेसिप्रोकेट किया तो मेरे पास आंसर आएगा f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। u। इसको कंप्लीट कर लो और मेरे को 1 मिनट दो प्लीज। हाँ यार सॉरी, मेरे को बता दो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है फॉर्मूले समझने में। नो सर। नो सर। चलो बढ़िया, बस भैया ऐसे ही चलते जाना, समझते जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन ट्राई करना, आपको अपने आप ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्वेश्चन कितनी जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबने नोट डाउन कर लिया है तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। किसी का अगर नोट डाउन नहीं हुआ है तो प्लीज बता देना, मैं पीछे बैक स्लाइड कर दूंगा। हाँ, क्वेश्चन देखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन ने पूरा डिक्टेट नहीं करूंगा, सिर्फ ब्रीफ में लिख दूंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने कहा है, अब यहां से लिखना चालू कर दो,
image formed is 3 times the size of the object. Image formed is 3 times the size of the object. आपको क्या बताना है? आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो सब लोग ट्राई करो, जिसको जिस मेथड से आता हो, कोई बात नहीं, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन। सर फोकल लेंथ को मीटर्स में भी करना है कन्वर्ट, या फिर नहीं, सेंटीमीटर में ही? सेंटीमीटर में ही। ओके सर। क्योंकि रियांशी एक चीज याद रखो, हम कन्वर्ट तब करते हैं जब कोई एक चीज दूसरे फॉर्म में गिवन हो और कोई दूसरी चीज दूसरे मतलब अलग अलग फॉर्म ऑफ यूनिट्स में गिवन हो। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करो, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो भी है उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर दो, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। ओके सर। सर आई एम तन्वी। हाँ, वैसे हाँ तुम्हारा नाम अच्छा, लेकिन तुम्हारा पहले तो नाम रियांशी से आते थे ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो फिर रियांशी किसका नाम है? ओके ओके, कोई बात नहीं। दिवेश वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। यही चीज चेक करनी थी और आपने वो चीज सही करी है। पलक आपका आंसर भी सही, संजना आपका आंसर गलत माना जाएगा, आपने प्रॉपर साइन यूज नहीं किया है। प्रशांत बिल्कुल सही। तो यार, अरे मैं आपको सबका यार मतलब आप सबको कैलकुलेट करना आ गया है, लेकिन सारे बच्चे जो भी आंसर्स दे रहे हैं वो एक सिंगल सिंगल वैल्यू बता रहे हैं। इसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं, इसके आंसर में 2 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज कैसे आएंगी, इधर चेक करो। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि इमेज फॉर्म्ड, इमेज मेरी 3 टाइम्स बड़ी बनी है, इन लार्ज इमेज बनी है। लेकिन क्या क्वेश्चन ने ये कहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनी है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है? नो सर। तो याद रखो, क्वेश्चन ने आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, इसने साइन नहीं बताया। तो जब इसने साइन नहीं बताया तो आपको दोनों केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों केसेस मतलब आप अज्यूम करोगे कि भैया इमेज रियल एंड इन्वर्टेड भी हो सकती थी, और आप दूसरा अज्यूम करोगे कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट भी हो सकती थी। तो एक बार आप मैग्निफिकेशन -3 रखोगे, एक बार आप मैग्निफिकेशन +3 रखोगे। तो आप सबने जो मेरे को कैलकुलेट करके दिया है आंसर, आप सबने मैग्निफिकेशन को +3 लेके कैलकुलेट करके दिया है, और उस केस में आपके पास आंसर कितना आया है? -20। 20. नहीं, फिर तो गलत है। -3 लेके सॉल्व किया होगा आपने, फिर कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है आपने। सर 10. भाई सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो, वो तो ठीक है, मेरे को ये बता दो फोकल लेंथ नेगेटिव में लिया था या भूल गए थे लेना? सर लिया है। लिया है। Magnification +3, focal length -15. बिल्कुल, चलो तो कैलकुलेट करते हैं साथ साथ। भैया मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो सीधे सीधे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा, f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। जो अभी अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, बस वही यूज कर रहा हूँ, f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। तो 2 स्टेप में इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। पहले मैग्निफिकेशन लूंगा -3, फोकल लेंथ लूंगा -15, वो तो हमेशा -15 ही लेनी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन नहीं रखूंगा। मुझे पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है हमेशा, लेकिन फिर भी उसका साइन नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने आपको यही बोला जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसका साइन नहीं रखते। सिमिलरली यही स्टेप यहां पर रिपीट कर दो।
+3 इज इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय -15 माइनस यू। दोनों केसेस में मेरे को u की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो u की वैल्यू कितनी आ रही है। इस वाले केस में कैलकुलेट करोगे तो -10 आनी चाहिए, इस वाले केस में कैलकुलेट करोगे तो -20 आनी चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर, यही है। यही है, बढ़िया। यस सर। तो देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कितनी इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप सपोज ये फॉर्मूला नहीं लगाते, मैं बताता हूं, आप अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते तो आप कैसे सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी वाले मेथड से। देखो भैया, मेरे को ये पता है मैग्निफिकेशन 3 है, तो मैं लिखता -v/u इज इक्वल्स टू 3। फिर मैं लिखता v इक्वल्स टू -3u। फिर मैं यूज करता मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v की जगह मैं रखता -3u, u की जगह मैं एज इट इज रखता, फोकल लेंथ की जगह रखता मैं -15। फिर इसको सॉल्व करता, फिर एक u आता, फिर यही स्टेप वापस रिपीट करता। तो भैया स्टेप तो आपके इंक्रीज हो गए हैं, टाइम लग ही जाएगा। यस सर। डन डना डन, यहां तक कंप्लीट हुआ। यस सर। डन। यस सर। तो इसी के बेसिस पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो और चेक करो कि आपको ये अभी भी समझ में आया है या नहीं आया है। 1 मिनट रुको, देता हूं क्वेश्चन। लिखो भैया, क्वेश्चन है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां लिख रहा हूं, हमने फिर से कॉनकेव मिरर ही लिया है और मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिड्यूस किया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिड्यूस किया है, 15 सेंटीमीटर पे था पहले ऑब्जेक्ट, मैंने उसको कितना कर दिया, 9 सेंटीमीटर कर दिया। तो मैंने देखा कि जो मेरी इमेज है, यहां पे लिख रहा हूं, इमेज गेट्स मैग्निफाइड 3 times than that of the first case। एक बार पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर चेक करना आपको समझ में आया है क्वेश्चन या नहीं। बस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया और पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने रखा है 15 सेंटीमीटर। जब मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रखा है तो मेरे को कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन मिल रहा होगा। उसको ले लो सपोज m1, कि भैया कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन मिल रहा होगा। फिर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिड्यूस किया, 15 से लेके ले गया मैं 9 पे। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9 पे लिया तो जो मेरा मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, इमेज मेरी कितनी टाइम्स मैग्निफाइड हो रही है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड हो रही है पहले वाले से। तो मतलब मेरा मैग्निफिकेशन m2 गिवन है 3m1। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 15 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग और ये 9 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव मिरर कैलकुलेट करके बताना है। चलो ट्राई टू सॉल्व। दिवेश, साहिल, दोनों के आंसर्स बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया यार। आंचल मैडम्स बिल्कुल सही। अक्षय यार, एक बार आंसर फिर से चेक करो, आप अपना सही नहीं आ रहा। क्षितिज आपका आंसर सही आ रहा है। क्षितिज आपका सरनेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं यार? चलो तो भैया काफियों के आंसर्स आ गए हैं, ठीक है, डन। चलो भाई, सबके आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। जितने भी आंसर दिए सबने -6 दिया है, करेक्ट। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर। देखो फिर से वही काम करना था, अपना पीछे वाला मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करना था। एक केस में मैग्निफिकेशन लोगे m, मेरे को नहीं पता कितनी थी मैग्निफिकेशन m1,
फोकल लेंथ को एज इट इज छोड़ दो, इधर भी फोकल लेंथ को एज इट इज छोड़ दो, लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है -15, तो ये हो जाएगा प्लस। दूसरी इक्वेशन 3m1 इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय f माइनस माइनस 9। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को डिवाइड करके फोकल लेंथ आ जाएगा, फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर। बिल्कुल बढ़िया। तो यहां तक की बात क्लियर है, तो नेक्स्ट बढ़ जाएं। Yes, sir. डन। यस सर। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है कि भैया हमने ये एक कॉनकेव मिरर लिया, इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो अभी कुछ ना कुछ है f। सपोज कोई वैल्यू ले लेता हूं, कितनी वैल्यू ले लूं, सपोज 10 सेंटीमीटर मैंने इसकी वैल्यू ली। ये वैल्यू लेकिन कब है, जब मैंने इस लेंस को एयर में रखा हुआ है, जैसे ये मेरा लेंस है बस इसको एयर में रखा हुआ है। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है कि भैया हमने इसी लेंस, सॉरी लेंस कह रहा हूं बार बार, इसी मिरर को, इस कॉनकेव मिरर को अब मैंने क्या कर दिया, किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया, सपोज वाटर में इमर्स कर दिया। तो आपको बताना है व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ, इसकी नई फोकल लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. फिर से बता दो। क्वेश्चन है कि हमने ये कॉनकेव मिरर लिया, इसका फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, जब ये हवा में था, एयर में था, जनरल केस जो होता है। अब मैंने इस लेंस को पानी में डाल दिया, फिर से लेंस निकल रहा है मेरे मुंह से, सॉरी, मिरर, समझ जाना भावनाओं को। मिरर, कि अब मैंने इस मिरर को पानी में डाल दिया, तो जब मैंने इस मिरर को पानी में डाल दिया तो इसका नया जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन है फोकल लेंथ विल इंक्रीज, ऑप्शन बी फोकल लेंथ विल डिक्रीज, ऑप्शन सी न्यू फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ प्रीवियस फोकल लेंथ, ऑप्शन डी कि f डैश इज इक्वल्स टू f। सर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ तो फंडा तो नहीं होगा कुछ? नहीं साहिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फंडा नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप लगाना चाहते हो तो लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता हूँ, 4/3 होता है जनरली वाटर का, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे भी दे। ठीक है तन्वी, देखते हैं। कोमल डन, कृतिका डन, डन। चलो भैया, आंचल, साहिल, चलो लेट्स डिस्कस। यार मेरे को बताओ, फोकल लेंथ मिरर के लिए, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी करके लिखा था, मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? R/2। R/2। R/2 मतलब रेडियस, और रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस उसकी शेप, इसके कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। तो भैया फोकल लेंथ का फॉर्मूला R/2। भैया सपोज ये मेरा मिरर है, ये मिरर की शेप है, इसके अकॉर्डिंग रेडियस आ गया और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर मैं इस मिरर को पानी में डाल दूं तो क्या इसकी शेप चेंज होगी? No, sir. इसकी शेप क्यों चेंज होगी? इसकी शेप चेंज नहीं होगी, तो इसका रेडियस सेम रहेगा। रेडियस सेम रहेगा तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगा? फोकल लेंथ भी सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या समझाना चाह रहे थे, याद रख लो कि भैया फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये स्टेटमेंट लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, लेकिन ये सिर्फ मिरर के लिए बात है, लेंस में मत लगा देना, लेंस में चेंज हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर does not depends upon the medium। Done, sir. डन। चलो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये है हमारा एक प्लेन मिरर। क्वेश्चन कह रहा है भैया इस प्लेन मिरर का फोकल लेंथ बताओ कितना होता है। ऑप्शंस 0, इनफाइनाइट, R/2। भैया किसका माइक अनम्यूट पे है? और क्या लिख रहा था मैं? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ सेंटीमीटर डिपेंड्स अपॉन दी
इट्स लेंथ। चलो, तो बहुत बढ़िया है भाई, बोलने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही सबने कर दिया। फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। कोई बता सकता है प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट क्यों होता है? ये भी लॉजिक बता दो कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट क्यों होता है। सर क्योंकि जो रेज आती है वो मीट ही नहीं करती। एक तो रीजन ये भी कह सकते हो, दूसरा रीजन, यार हमें पता है कि मिरर्स के लिए फोकल लेंथ r/2 होता है। तो अगर मैं ये एक छोटा सर्कल बना रहा हूं तो अभी इसका कर्व पार्ट ज्यादा होगा, कर्वेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसे मैं सर्कल को बड़ा करते जाऊंगा तो जो ये मेरा कर्वेचर है ये थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता जाएगा, फ्लैट। और मैंने आपको बताई रखा है कि एक सर्कल कैसे फॉर्म होता है। एक सर्कल इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होता है। तो अगर आप एक बहुत ही बड़ा सर्कल लोगे, बहुत ही बड़ा सर्कल, तो इस केस में आपको क्या दिखाई देगा कि उसका जो ये कर्व पार्ट है वो ऑलमोस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। तो हम यही कहते हैं कि प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर कुछ नहीं, एक सर्कल ही है, और वो इनफाइनाइट बड़ा सर्कल है। तो अगर वो इनफाइनाइट बड़ा सर्कल है तो उसका रेडियस इनफाइनाइट, तो इसलिए उसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट है। यस सर। बाकी जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट और टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है कि भैया लाइट रेज मीट ही नहीं करती इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो फोकस बनेगा ही नहीं। बिल्कुल सही, ये भी कह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसके बाद तो फिर डायरेक्टली थोड़ा मेन मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। डन। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया, ऑब्जेक्ट रखा कहीं ना कहीं, और इसके आधे पार्ट को हमने एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। ब्लैक पेपर से कवर क्यों किया है? क्योंकि ब्लैक आपको पता होगा, ब्लैक की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट रेज एब्जॉर्ब करने की। तो ये लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी इस आधे वाले पार्ट पे फॉल डाउन करेगी ये उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करने देगा। तो आपको बताना है कि इमेज जो बनेगी उस पे क्या असर पड़ेगा, जो इमेज बनेगी उस पे क्या असर पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। सेकेंड ऑप्शन, हाफ इमेज विल बी फॉर्म्ड, इस ऑब्जेक्ट की आधी इमेज बनेगी। थर्ड ऑप्शन, इमेज विल बी फॉर्म्ड बट ऑफ लेस इंटेंसिटी। और यही ऑप्शन डी है, इमेज विल बी फॉर्म्ड बट ऑफ मोर इंटेंसिटी। पलक बिल्कुल सही। भाई बाकी लोग भी दे दो आंसर, सोच लो आराम से। ठीक है देश, ठीक है क्षितिज। डन डन डन। इसमें लग रहा है बच्चों को काफी कुछ को डाउट्स दिख रहे हैं, सबके रैंडम आंसर्स आ रहे हैं। चलो तो डिस्कस करते हैं। यार एक चीज याद रखो, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप चाहे छोटा मिरर लो चाहे बड़ा मिरर लो, आपका जो साइज होगा वो डिफर कर सकता है, लेकिन क्या इमेज नहीं बनेगी, ऐसा हुआ है? No, sir. बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि इमेज नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? आधा तो मिरर है मेरे पास, आधा मिरर तो बनाएगा कुछ ना कुछ इमेज, तो इमेज तो बनेगी। उसके बाद आ जाते हैं कि भैया हाफ इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर फिर से देने की कोशिश करना। मैंने आपसे पूछा था कि भैया कम से कम, या व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। दो किरणों का मिलना। बिल्कुल भाई, हेमराज बिल्कुल सही कि भैया इमेज फॉर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब कम से कम दो लाइट रेज हमारी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें।
लेकिन क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में पेन है, आप इस पेन को देख पा रहे हो, तो इतना तो श्योरिटी है कि आप इस पेन को क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि इससे कोई ना कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट करके आ रही है और वो इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन क्या इससे सिर्फ 2 ही लाइट रेज आ रही हैं, या कितनी लाइट रेज आ रही हैं इससे? तो भैया याद रखो, लाइट रेज कभी आप गिन नहीं सकते। लाइट रेज बंडल के फॉर्म में चलती है। मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप देख रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे छोटा सा छोटा चाहे बड़े से बड़ा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो इससे इनफाइनाइट लाइट रेज आ रही हैं। लेकिन हम अपने सिंपली डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ 2 लाइट रेज लेते हैं। तो वही चीज मैं आपको इधर समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में इससे सिर्फ 2 लाइट रेज नहीं निकल रही जो ऐसे ऐसे आप जाओगे, इससे भैया इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही है। सिंस इससे इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही है, तो चाहे आप भले ही आधा पार्ट क्यों ना कवर कर दो, लेकिन तब भी वो इमेज बनाएगा ही बनाएगा। और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि मिरर का हर एक पार्ट इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हर एक पार्ट। मतलब अगर मैं इसका छोटा से छोटा टुकड़ा लूं तो वो भी इमेज बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि पहले सपोज 10 लाइट रेस थी जो इमेज बना रही थी, अब भाई नीचे वाली लाइट रेस 5 नहीं मिलेगी, 5 मिल जाएंगी, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बस ये एक्सप्लेनेशन है कि पहले जितनी लाइट रेस इमेज बना रही थी, अब उतनी लाइट रेस इमेज नहीं बनाएंगी, अब कुछ कम हो जाएंगी, तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इमेज तो बनेगी ही बनेगी। क्या एक्सप्लेनेशन क्लियर है? यस Yes, सर। sir. सिमिलरली इसके बेसिस पे एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। यार हमने क्या किया, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था। मैंने क्या कर दिया, इस कॉनकेव मिरर को मैंने तोड़ दिया कुछ इस तरीके से, 4 हिस्सों में तोड़ दिया। ये तो क्वेश्चन अभी भी आपका वही है कि भाई जो इमेज है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले ऑप्शन सुन लो। ऑप्शंस, नो इमेज, नमिता माइक म्यूट। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन नो इमेज, सेकंड ऑप्शन 4 images will be formed, थर्ड ऑप्शन एक सिंगल इमेज बनेगी और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इंटेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। और क्या कह सकते हो भैया, सपोज नन ऑफ दीज, कुछ भी कह दो, नन ऑफ दीज। सोचो फिर अब इसका क्या होना चाहिए। याद रखो बस मैंने 4 मिरर्स को ब्रेक डाउन किया है, मैंने इनको कहीं शिफ्ट वगैरह भी नहीं किया, मैंने 4 मिरर को ब्रेक डाउन किया है और कुछ नहीं। डन। ओके, इस पे भी काफी अलग अलग आंसर्स। काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। भैया याद रखो, जब आप मिरर को तोड़ते हो, बीच का पार्ट गायब कर रहे हो, मिरर वही है, तो जो इसका रेडियस कितना था, एक ही रेडियस था ना इसका, एक ही Yes, sir. रेडियस था, तो एक ही फोकल लेंथ आएगा। सिमिलरली इधर भैया ये अभी भी एक ही सर्कल के पार्ट हैं, अगर ये Yes. अभी भी एक ही सर्कल के पार्ट है तो अभी भी एक ही रेडियस आएगा। अगर अभी भी एक ही रेडियस आ रहा है तो एक ही फोकल लेंथ आएगा, और अगर एक ही फोकल लेंथ आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, One नंबर ऑफ image. इमेजेस एक ही बनेगी। बिल्कुल सही। हाँ, क्वेश्चन में चेंजेस हो जाते, क्या चेंजेस हो जाते, अगर भाई मैं ये मिरर के सपोज 4 टुकड़े कर रहा हूं, लेकिन इन 4 टुकड़ों के बीच में मैंने ऐसे कुछ ना कुछ गैप रख दिया, या ये अज्यूम कर लो कि भैया मैंने 2 टुकड़े कर दिए, बस 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन इन 2 टुकड़ों के बीच में मैंने कुछ ना कुछ गैप लेके आया हूं इस तरीके से। तो मुझे बताओ, क्या अब ये एक सिंगल सिंगल सर्कल बनाएंगे या 2 अलग अलग सर्कल बनाएंगे? दो अलग अलग. अलग अलग सर्कल बनाएंगे। भैया इसका सर्कल अलग बनेगा, अब नीचे वाले का सर्कल अब अलग बनेगा, क्योंकि उनके बीच में एक परपेंडिकुलर गैप आ गया है। तो जब अब सर्कल अलग अलग बनेंगे तो 2 रेडियस हो गए, 2 रेडियस हो गए तो 2 फोकल लेंथ आएंगी, और 2 फोकल लेंथ आएंगी तो अब इस केस में कितनी इमेजेस बनेंगी, जितने फोकल लेंथ उतनी इमेजेस, तो 2 इमेजेस बनेंगी। सर अगर रेडियस सेम हो तो एक इमेज, अगर रेडियस हमारे पास अलग आएगा तो उतनी इमेजेस बनेंगी। बिल्कुल नंदिनी, बिल्कुल सही है। तो रेडियस सेम तभी होगा जब आप इन दोनों को सिर्फ तोड़ के सेपरेट ना करो, इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना लेके आओ। जैसे इन दोनों को मैंने क्या करा था, तोड़ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेके आया था,
उसको उसी कर्व में थोड़ा सा बस एक्सपैंड करके रखा था। लेकिन इधर क्या कर रहा हूं मैं, इधर तोड़ने के बाद कर्व पे एक्सपैंड नहीं कर रहा, मैं इन दोनों के बीच में एक लीनियर डिस्टेंस भी लेके आ रहा हूँ, फ्लैट लाइन। तो एक बात खुद सोचो ना, सर्कल में फ्लैट लाइन कहां से आई, नहीं आएगी एक सर्कल में फ्लैट लाइन। तो मतलब ये दो अलग अलग सर्कल बनाएंगे तो दो इमेजेस। बट सर मिरर विल एक्ट एज इंडिपेंडेंट मिरर, मतलब जो तोड़ा हमने वो इंडिपेंडेंट मिरर की तरह बिहेव नहीं लग जाएगा करने, अगर जब हमने तोड़ा उसको बिल्कुल तो इमेज भी अलग अलग नहीं बनेगी। नहीं साहिल, ये इंडिपेंडेंट मिरर की तरह तो एक्ट कर रहा है, लेकिन इन सब की जो लाइट रेज कहां मर्ज करेंगी, इन सब की लाइट रेज तो फोकस या एक ही पॉइंट में मर्ज करेंगी ना, तो अल्टीमेटली तो बात घूम फिर के वही है। यस सर। डन सर। बाकी साहिल फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दे लो। लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, कुछ कहीं जाएंगी कुछ कहीं जाएंगी। तो भैया जो लाइट रेज सपोज पैरेलल आ रही है, अल्टीमेटली उसको तो फोकस पे मर्ज करना है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सबका फोकस एक ही है, क्योंकि सबका रेडियस एक ही है, तो सारी की सारी लाइट रेज उधर ही जाके मर्ज करेंगी, तो इमेज तो एक ही जगह पे बनेगी। साहिल गॉट कोई इट सर। डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। चलो बढ़िया। तो भैया यहाँ तक हमारी सारी बातें हो गई हैं मिरर्स के लिए। रे डायग्राम्स बस आप मेरे को एक बार बता दो, रे डायग्राम्स क्या समझाना है या वो एज अ होमवर्क आप खुद कर लोगे? सर एज ए होमवर्क। तो कर लेंगे। तो यार मैं वही आपको कह रहा हूँ, रे डायग्राम्स आपका काम है कि रे डायग्राम्स एज अ होमवर्क आपको ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक की सारी बातें हो गई हैं। हमारा पहला पार्ट रिफ्लेक्शन भी खत्म हो गया। अब बस क्या करते हैं, अपना एक नेक्स्ट पार्ट का बस थोड़ा सा एक टच दे लेते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, इसको स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूं आज, बस इसको टच दे के देख लेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा चीजें पता है या नहीं पता। भाई रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? भैया सर इसका मतलब है लाइट को बेंड होना। लाइट का बेंड होना, वेरी गुड। लेकिन लाइट बेंड होगी ही क्यों? लाइट बेंड क्योंकि इसलिए सर होगी, उसकी स्पीड चेंज हो रही है वेरी जब वो गुड, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। वेरी गुड। तो भाई रिफ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब होता है कि हमने लाइट के पाथ में मीडियम को चेंज कर दिया, हमने लाइट के पाथ में मीडियम को चेंज कर दिया तो उसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे, और जब उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं तो वो या तो इधर बेंड करती है या तो अवे बेंड करती है, तो उसी बेंडिंग को हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन एक्चुअल में बेंडिंग नहीं है, चेंज ऑफ इट्स पाथ है ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो आ जाओ इस कॉन्सेप्ट पे कि भैया सपोज ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम से लेके डेंसर मीडियम में। तो ये लाइट रे आई थी इंसिडेंट रे, ये किसी ना किसी स्पीड से चल रही होगी, सपोज स्पीड ले ली है मैंने v1, ये मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो मेरे को बताओ अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। वेरी गुड। तो भैया रेयर टू डेंसर जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो इसलिए ये बेंड किधर करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब भैया इसका हम किस तरीके से रिलेट भी कर सकते हैं कि सपोज आप कार चला रहे हो और आपके पास एक टर्न आया, तो अगर आपको कार स्मूथली टर्न करानी है, बहुत अच्छे से टर्न करानी है, तो आप क्या चाहोगे कि आपकी कार की स्पीड कम हो या और ज्यादा स्पीड बढ़ा दोगे टर्न करते टाइम? सर कम हो। कम। तो इधर भी वही हो रहा है कि भैया ये लाइट रे की स्पीड कम हो रही है, तो इसलिए ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द टर्न, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर ये रेयरर में ट्रैवल करे, डेंसर से रेयरर, तो एक तरीके से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो जब चीज बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो वो प्रॉपर टर्न नहीं करती, फिर तो वो स्किड मारती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही चीज यहाँ पे होगी, क्या होगी भाई, मैं कह रहा हूँ लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो सपोज इसकी स्पीड है v1, तो अब की स्पीड क्या हो जाएगी? सर इंक्रीज स्पीड इंक्रीज होगी, तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द अवे नॉर्मल। फ्रॉम द नॉर्मल। अब काफी बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं वो ध्यान दे लो। इसमें मेरे को एंगल आई और एंगल आर के बीच में रिलेशन बताओ कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, और यही सेम चीज यहाँ पे बताओ। सर when a ray of light goes from एंगल बड़ा आई I is greater than angle r. चलो, तो इसको लिख दिया एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, इस वाले केस में Sir Just angle small. r less than angle r. वेरी गुड। सपोज मैंने दिया ये 60 डिग्री, सपोज ये 30 डिग्री, और सपोज ये मैंने दिया, कितना ले लें इसको, इसको ले लेते हैं सपोज 45 डिग्री। तो मेरे को बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा? Sir 45 degrees sir angle of एंगल incidence ऑफ रिफ्लेक्शन और 60 डिग्री एंगल ऑफ 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अरे वाह भाई, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने कहा एंगल आई सर 45, फिर आप लोगों ने कहा एंगल आर 60 डिग्री। तो क्या ये मैंने डायग्राम सही बनाया है या गलत बनाया है? अच्छा सॉरी भाई, मेरी गलती, मेरी गलती। मैं कुछ और समझ के मैंने कुछ और ड्रॉ कर दिया। आप बिल्कुल सही हो, मेरी गलती। एंगल आई 45 डिग्री, एंगल आर 60 डिग्री। डन। यस सर। हाँ, ये होता है जब हम थोड़ा ज्यादा पढ़ा लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ तक चेक करो पहले, यहाँ तक कोई डाउट है? नो नो सर। सर, नो सर। अब यार एक बार बताओ, ये लाइट रे कितना ज्यादा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई लाइट रे कितना ज्यादा बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की जो डिसाइड करके बताएगी कि लाइट रे कितना ज्यादा बेंड करेगी। कि भैया मेरे को ये तो पता है कि रेयर टू डेंसर में लाइट रे बेंड करेगी, लेकिन Yes, कितना ज्यादा बेंड करेगी ये नहीं पता था। तो ये पता करके बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बता दो बस, क्या फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? Speed of light, speed of light in medium. वेरी गुड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बस आपको क्या याद रखना है? इतना याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस Yes. फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है। यस सर। डन डन डन। तो इतनी ही फील अभी आपको आज के लिए देनी है, क्योंकि इससे ज्यादा हम डिटेल में घुस जाएंगे जो आज नहीं करना चाह रहे हैं। चेक कर लो बस यहाँ तक चीजें क्लियर हैं या नहीं। Yes, Yes, sir. sir. तो भैया डन डन आज के लिए रखो इतना ही।